नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीकेजीएस से आपके 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 प्रश्नों में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है वो मुझे मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उस प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों से। तो उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो बैकग्राउंड में जो आपका म्यूज़िक चल रहा है उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को भी मालूम है नवरात्र का समय चल रहा है, तो आपका म्यूज़िक बज रहा है तो आवाज़ आना भी स्वाभाविक है। ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और अपने प्रश्न पर फोकस कीजिएगा। बाकी आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, हुआ है कि भारत के किस राज्य में काल बैसाखी हवाएं आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रचलित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका पश्चिम बंगाल होने वाला है। ठीक है, काल बैसाखी नॉर्वेस्टर को दिया गया एक स्थानीय नाम है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाला एक प्री मानसून तूफान है। इसे काल बैसाखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आमतौर पर बंगाली कैलेंडर के अनुसार बैसाख यानी कि मध्य अप्रैल से मध्य मई के महीने में आता है। यह तूफान भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज़ हवाएं, बिजली, भारी वर्षा लाते हैं और इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल नॉर्वेस्टर से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। ठीक है, तो काल बैसाखी कहाँ से? तो आपका पश्चिम बंगाल से। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका एग्ज़ाम में 1-2 दिन का भी समय बचा हुआ है तो आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए आपका जो 40+ टॉपिक प्रयास जो ईबुक है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि आपको मात्र 49 रुपये में मिलने वाला है। और इसके साथ ही आपको एसएससी सीजीएल का जो 24 का जो एग्ज़ाम हुआ था एमबीक्यू, उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। और एमटीए जो 24 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका भी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, बाय करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क करना होगा। आपको 49 रुपये पे करना होगा और ये तीनों पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जहाँ से आप लोग डायरेक्ट उस पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर से भी आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आज का जो हमारा जो सेकेंड जो प्रश्न है वो जो पूछा गया कि मृणालिनी जो साराभाई हैं वो आपका किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मृणालिनी साराभाई की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम होने वाला है। ठीक है, ये जो मृणालिनी साराभाई हैं ये आपके जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए विक्रम साराभाई, जो आप लोग जानते होंगे, उनसे ही इन्होंने शादी किया था। और इनको पद्मश्री का अवार्ड 1965 में, पद्म भूषण का अवार्ड 1992 में और संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था 1994 में। और नृत्य के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा जो योगदान है 1949 में अहमदाबाद में अपने पति के साथ स्थापित किया गया आपका डारपाना एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला जो है कि प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन आपका किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो 10वां सीजन की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है 2023 होने वाला है। ठीक है, 2023 में प्रो कबड्डी लीग जिसे कि हम लोग PKL के नाम से भी जानते हैं, उसका 10वां सीजन खेला गया था। 2 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था। वहीं पर प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2024 में 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है हैदराबाद के गाची बोबली इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि आपका समाज या 4 कहें तो संस्था का नाम दिया गया था और आपको उससे मिलान करना था, जिसमें से एक आपका आर्य समाज दिया गया था, जिसके संस्थापक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे और इसकी स्थापना आपका 1875 में इन्होंने किया था। इसके अलावा एक था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसकी स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आपका JP नारायण जी के द्वारा और नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे तो राइट आंसर दोस्तों आपका एनी बेसेंट होगा। ठीक है, ये चारों को आपको मिलान करने के लिए आया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि शतरंज में गैम्बिट क्या होता है, तो शतरंज में गैम्बिट एक ऐसी चाल होती है जिसमें खिलाड़ी जानबूझकर एक या अधिक मोहरे की बलि देता है ताकि खेल में बेहतर स्थिति प्राप्त की जा सके। ठीक है, तो आप लोग के
ऑप्शन क्या दिया गया होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला जो है कि द नेमसेक जो उपन्यास है किसके द्वारा है जो कि लिखा गया है, ठीक है। तो द नेमसेक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका झुम्पा लहरी होने वाला है, ठीक है। तो ये झुम्पा लहरी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, और ये जो झुम्पा जो लहरी हैं झुम्पा, ये आपके अमेरिकी लेखक हैं, और द नेमसेक जो उपन्यास है 2003 में ये दोस्तों आपका प्रकाशित है जो कि आपका हुआ था, ठीक है। साथ में झुम्पा लहरी की प्रसिद्ध पुस्तकों में की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज और द लोलैंड, ये दोनों पुस्तक में झुम्पा लहरी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है जो कि किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका वित्तीय आपातकाल होने वाला है। वित्तीय आपातकाल का जो विवरण है या कहें तो उसके बारे में जो बताया गया है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में बताया गया है, और राष्ट्रपति को ही वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार है। और अभी तक आपको बता दें कि वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी लागू है जो कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल के अलावा दो और आपातकाल होता है। एक आपका युद्ध आपातकाल है जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है जो कि आपका आता है, ठीक है। युद्ध आपातकाल को हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से जो है आपका सशस्त्र विद्रोह है जो कि शब्द जो कि जोड़ दिया गया था, ठीक है। अगला है राज्यों में संवैधानिक आपातकाल। राज्यों में संवैधानिक आपातकाल की बात करेंगे जिसे कि हम लोग आम भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। यह आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है जो कि लगाया जाता है, और 6 महीने तक ये आपका जारी रहता है, और कभी कभी संसदीय स्वीकृति के साथ इसे बढ़ाया भी जाता है, ठीक है। ये जो आपका है राष्ट्रपति शासन, ये आपका लगाता है कौन, तो ये लगाता है आपका राष्ट्रपति ही लगाता है, लेकिन राज्यपाल के सिफारिश पर लगाता है, ठीक है। तो ये बात है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है यानी कि लिया गया है, तो राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो आपके 7वें अनुसूची में, भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। एक आपका समवर्ती सूची है, एक आपका राज्य सूची है, और एक आपका संघ सूची है। संघ सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपका केंद्र को है, राज्य सूची पर राज्यों को है, और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी है और आपका केंद्र को भी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और स्रोत है जो कि भारत संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि भारत सरकार अधिनियम से बात करेंगे तो इसमें आपका संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यक्रम, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण है जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा जो है आपका कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहितार्थ, इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाह क्षेत्राधिकार, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपाध्यक्ष का पद, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता, आपका ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये सभी दोस्तों आपका जो लिया गया है यह आपका आयरिश के संविधान से लिया गया है। अगला है कि नई भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में है जो कि कुल कितने घटक शामिल है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 होने वाला है, ठीक है। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो 5 घटक कौन कौन सा है, तो पहला घटक है आपका मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके अलावा जो है दूसरा है महत्वपूर्ण जीवन कौशल यानी कि क्रिटिकल लाइफ स्किल। इसके अलावा है मूल शिक्षा यानी कि बेसिक फाउंडेशन। चौथा है व्यावसायिक कौशल विकास यानी कि वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, और 5वां है निरंतर शिक्षा यानी कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपका 5 घटक है जो कि आपका जो नई शिक्षा नीति 2020 में जो आया था उसमें आपका शामिल है, ठीक है। इसके अलावा जो है भीतर गांव मंदिर का निर्माण किसने कराया,
ये आपके एग्जाम में प्रश्न आया। तो भितरगांव मंदिर का निर्माण आपका स्कंद गुप्त के द्वारा होता है। स्कंद गुप्त जो है आपका गुप्त साम्राज्य का एक शासक था, इसके ही शासनकाल के दौरान भितरगांव मंदिर का निर्माण होता है। ये जो मंदिर है ये आपका ईंट और टेरिकोटा से बनाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है भितरगांव मंदिर, ठीक है। अगला है पिपरवा स्तूप किसने बनवाया था। तो पिपरवा स्तूप की बात करेंगे तो ये आपका शाक्यों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसमें 3 चरण में इस स्तूप का निर्माण हुआ था। तो पहला चरण आपका शाक्यों के द्वारा बनवाया गया था। बाकी आपके एग्जाम में आपके प्रश्न में क्या ऑप्शन आया था इसका तो मुझे आइडिया अभी तक नहीं लग पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ नाइल जो है आपका मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो किस देश के द्वारा ये दिया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल जो पुरस्कार है मिस्र के द्वारा प्रदान किया गया था। ये मिस्र राज्य का सर्वोच्च सम्मान है और मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्देल फतह अल सीसी ने 15 जून 2023 को एक विशेष समारोह में इन्हें प्रदान किया था। और अब्देल फतह अल सीसी से एक और बात याद रखना है, 2023 का जो आपका स्वतंत्र दिवस था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इन्होंने ही शामिल हुए थे। अगला है कि इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसमें आयरन एज का संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आयरन एज से संबंधित नहीं है तो आपके ऑप्शन में मेहरौली का लौह स्तंभ दिया गया था, यानी कि आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जो कि आपका लौह युग से संबंधित नहीं है। ये जो स्तंभ है आपका गुप्त काल में बनाया गया था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया था। यह स्तंभ अपनी अद्वितीय जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो राइट आंसर 11.2% आपका हो जाएगा, ठीक है। शहरी जनसंख्या बहुआयामी का प्रतिशत 11.2 है और हेड काउंट अनुपात की बात करेंगे तो ये भी आपका 11.2 है। अगला है मोलास्का। इसके अलावा जो आपका मोलास्का है, इसके अलावा पोरीफेरा है, इसके अलावा स्पाइफेरा है। इसके बारे में दिया गया था किसमें बोन और ध्रुव नहीं होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसमें बोन यानी हड्डी और ध्रुव यानी कि ध्रुवीय संरचना नहीं होता है, जिसका राइट आंसर आपका स्पोंज यानी कि पोरीफेरा था। स्पोंज जो है इसकी शरीर की जो संरचना होता है बहुत सरल होता है और इनमें कोई हड्डी या ध्रुवीय संरचना नहीं होती है। ये मुख्यतः जल में रहने वाले जीव होते हैं और इनकी शरीर की दीवारें छिद्रयुक्त होती है। इसके अलावा मोलास्का जो है, मोलास्का और स्पंज पोरीफेरा दोनों ही जीवों का समूह है, लेकिन स्पंज जो है आपका नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया। इसके अलावा प्राणी जगत में खंडित शरीर से भी संबंधित आपके कोई प्रश्न पूछा गया था सेगमेंटेड बॉडी के बारे में। तो सेगमेंटेड जो बॉडी है एनलिडा ऑर्थोपोडा कार्डोटिया समूह में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एग्जैक्ट जो क्या प्रश्न आपका बना था टेलीग्राम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है नागालैंड का कौन सा लोक नृत्य है जो कि युद्ध से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका रेंगमा नृत्य हो जाएगा। रेंगमा नृत्य नागालैंड में रेंगमा नागा जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः नगाड़ा त्यौहार के दौरान किया जाता है, फसल कटाई के बाद मनाया जाता है और इस नृत्य में पुरुष योद्धाओं की तरह कपड़े पहनते हैं, ड्रम की ताल पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य उनकी बहादुरी, शक्ति और चपलता को दर्शाता है। इसके अलावा रेंगमा नृत्य को देखने का सबसे अच्छा जो समय है हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड के द्वारा है जो कि मनाया जाता है और जो हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में नागालैंड के किसामा गांव में आयोजित होता है। अगला जो है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है आपका किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करेंगे तो ये जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, किसके जयंती पर मनाया जाता है। तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने भारत की राजनीतिक एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और इस दिन का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। सरदार पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता को फैलाना है, इसलिए हम लोग नेशनल यूनिटी डे है जो कि 31 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। बाकी 2-4 जो प्रश्न और छूट गए होंगे उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा, उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।